सो टेकिंग अवर डिस्कशन फर्दर, जहां पे हम ये समझ रहे थे सर्टेन सर्विसेज जिसके ऊपर लाइबिलिटी टू पे टू डिपार्टमेंट इज ऑन द सर्विस रेसिपिएंट, राइट, 100% ऑन सर्विस रेसिपिएंट, करेक्ट. सो कंटिन्यूइंग द सर्विसेज, लेट अस सी एंट्री नंबर 15 क्या बोलता है. एंट्री नंबर 15 सेज अबाउट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल, right? A very important. Services provided by way of renting of a motor vehicle which is designed to carry passengers, right है. So मैं renting of motor vehicle कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं passengers carry का business कर रहा हूँ. So I am a rent a cab service, correct. रेंट अ कैब सर्विस की यहाँ पे बात हो रही है. एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक सर्विस रिसीवर है, करेक्ट. सो व्हेन आई एम प्रोवाइडिंग दिस रेंट अ कैब सर्विस to the person who's a receiver and I'm not charging him separately for the fuel, that means where the cost of the fuel is also included in the consideration charge from the service recipient provided to a body corporate. So recipient should be compulsorily body corporate, then only this provision is applicable, अदरवाइज ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है. वेरी सिंपल. सबसे पहला पॉइंट हमको यही समझना है दैट अ रेंट अ कैब सर्विस RCM is applicable only and only if the recipient is a body corporate. पहला पॉइंट क्लियर हो गया. Now there can be two rent a cab services model. एक होगा कि बोलेगा सर मेरे को दिन का आप 200 रुपए दे दो, कार यूज करो, पेट्रोल आप भराओ, कुछ भी करो, राइट. देन देयर कैन बी अनदर सर्विसेज लाइक you have that the first can be a zoom car where you say कि this is a car, इसका आप रेंट ले लो डेली 500 रुपए और बाकी जो पेट्रोल भराना है वो आपको भराना है, राइट. सेकेंड कैन बी सिचुएशन जहां पे बोलेगा कि सर पर किलोमीटर इतना चार्जेस है, पेट्रोल हम ही देने वाले, करेक्ट. सो इन सच सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड सिनेरियो जहां पे रेंट अ कैब सर्विस के अंदर फ्यूल का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है एंड द रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट ये है कि रेसिपिएंट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, देन ओनली हमारे पास ये एंट्री नंबर 15 एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है. तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट बाय पॉइंट, वेयर दिस रेंट अ कैब सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, राइट. तो सर्विस रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. सर्विस रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस प्रोवाइडर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, राइट है. सो कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट होगा तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, कॉर्पोरेट टू अदर होगा तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सर्विस रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस प्रोवाइडर शुड बी एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट. एंड हु इज पेइंग द टैक्सेस at the rate of 2.5% on renting of motor vehicle with ITC only of input services in the same line of business, who supplies the services to body corporate and does not issue an invoice charging central GST at 6% to the service recipient. Clear है? So now I am in a rent a cab service और मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं अदर देन द कॉर्पोरेट. मैंने सर्विस किसको प्रोवाइड किया? बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड किया. मैंने जीएसटी कितना चार्ज किया? उसमें 5% चार्ज किया. I am not charging GST of 12%. Now, when I'm charging this GST of 5%, I can take only limited ITC. यहाँ पे condition है that I can take as a service provider, I can take only limited ITC of what? Limited ITC of what? Limited ITC of what? If suppose मैं भी किसी से कार हायर पे लेता हूं, राइट, ही इज गिविंग मी 7 रुपीज पर किलोमीटर एंड आई एम इन टर्न पासिंग इट ऑन टू द बॉडी कॉर्पोरेट एट से 9 रुपीज पर किलोमीटर, तो फिर ये मेरा बिजनेस है, करेक्ट. सो दिस 5% का जो आईटीसी है आई विल बी चार्जिंग ओनली फॉर द इनपुट सर्विसेज रिसीव फ्रॉम अदर पर्सन in the same line of business only, correct. So that is the only scenario जहां पे बोल रहा है कि where the service recipient is not a body corporate and paying central tax at 2.5%, यहाँ पे percentage है, on renting of movable property with ITC only of input services, restricted ITC in the same line of business, who supplies the services to body corporate. मैं किसको सप्लाई कर रहा हूं? बॉडी कॉर्पोरेट को सप्लाई कर रहा हूं. And does not issue an invoice charging 12% GST to a service recipient. Clear है? Is this thing clear? Right? To whom?
टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, राइट है। अभी ये समझ में आ गया कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस रेसिपिएंट कौन है। सर्विस प्रोवाइडर वो है जो 5% जीएसटी चार्ज कर रहा है एंड ही इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड ही इज प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज टू अ बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, करेक्ट। सो लेट अस एनालाइज दिस। सो a supplier providing the services to body corporate under RCM, correct, may still be paying GST at the rate of 5% on the services supplied to other non-body corporate clients. So यहाँ पे क्या हो रहा है that he is giving the services to corporates, तो corporates पे कर रहा है RCM के अंदर 5%, correct, but if this person is supplying services to any person other than corporate, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर आरसीएम का एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा, राइट। सो अ सप्लायर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर आरसीएम, तो अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दिया तो आरसीएम के अंदर जाएगा, बट इफ आई एम गिविंग दिस सर्विस टू अ पार्टनरशिप फर्म एंड आई एम स्टिल चार्जिंग जीएसटी एट 5% ओनली एंड नॉट 12%, व्हाई, because I am taking restricted ITC only of input services in the same line of business, right? So I will still be paying GST at 5% of services supplied to other non-body corporate clients, clear है। So GTS, so rent a cab services है, तो सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, आई कैन गिव द सर्विसेज टू कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे आएगा आरसीएम प्रोवाइडेड, आई एम नॉट चार्जिंग 12%, आई एम चार्जिंग ओनली 5% एंड दिस विल बी पेड अंडर आरसीएम। आई एम सर्विस प्रोवाइडर, आई एम ए नॉन कॉर्पोरेट, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पार्टनरशिप फर्म, जहां पे मैं इनवॉइस रेज करता हूं खाली 5% के साथ विद लिमिटेड आईटीसी, एंड हेंस आई विल बी दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नॉट फॉलिंग अंडर आरसीएम बिकॉज द रेसिपिएंट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, एंड हेंस एज अ सर्विस प्रोवाइडर आई विल बी कलेक्टिंग दिस 5% एंड मेकिंग द पेमेंट टू डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया यहाँ पे, राइट है, वेरी सिंपल। RCM shall be applicable on the services by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the services recipient only if the supplier fulfills all the following condition. Now what are the conditions जहां पे RCM होगा? अगर the other person, that means the recipient is a body corporate and the supplier of service is not issuing an invoice with the rate of 12% and the supplies the service to a body corporate, right? So supplier should be what? Other than body corporate. He is not charging invoices with 12% and the recipient should be a body corporate. तभी ये RCM का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, नहीं तो ये RCM का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। वेरी सिंपल, कोई इश्यू इसके अंदर? लेट मी जस्ट क्विकली रिकैप। दैट मीन्स सर्विस प्रोवाइडर जो है इसके अंदर, सर्विस प्रोवाइडर एक है, सर्विस रेसिपिएंट एक है। अगर सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तो ये क्लॉज ही खत्म हो गया। अगर ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हुआ देन वी हैव टू सी क्या सर्विस रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है और ये अदर देन बॉडी हुआ देन आरसीएम वुड बी एप्लीकेबल। अगर ये भी अदर देन बॉडी हुआ, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हुआ, देन ऑल्सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। एंड इफ ये बोथ द कंडीशन सेटिस्फाइड हुए, दैट मीन्स ही इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ही इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, and if this service provider is charging say GST at 12%, that means he wants to take input of everything, so in that scenario RCM would not be applicable. But if he is charging 5% only, that is with restricted ITC, that means service provider बोलेगा मैं restricted ITC ही लूंगा, then only RCM would be applicable. Clear है? Is this thing clear? Simple है, right है? Now entry number 16 secured services of lending of securities under security lending scheme 1997 of SEBI as amended. करेक्ट है? यहां पे क्या अमेंडमेंट है हम वो भी चेक कर लेते हैं। सो वन सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। नाउ सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997 which says that lender is a person who deposits the security registered in, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स पड़े, राइट है? So I can deposit the shares of his name or in any name of any other person duly authorized on this behalf. अगर मेरे बेटे के नाम पे है then also I am an authorized person to deposit with an approved intermediary, right है?
कोई इंटरमीडियरीज हैं वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनके पास शेयर्स पड़े हैं दे कैन डिपॉजिट द शेयर्स, और जिनको शेयर्स खरीदने, जिनको शेयर्स बोरो करने हैं दे कैन कम टू दैट प्लेटफॉर्म एंड बोरो दैट शेयर्स, करेक्ट। सो लेंडर एंड बोरोवर के लिए एक प्लेटफॉर्म बना गया है दैट इज कॉल्ड एज एन इंटरमीडियरी फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग अंडर द स्कीम ऑफ सेबी। तो सेबी ने बोला है कि ऐसा इंटरमीडियरी बन सकता है जो लेंडर और बोरोवर को मीट कराता है, करेक्ट। सो लेंडर इज a person who deposit the security registered in his name or in the name of any other person duly authorized on his behalf under the scheme of SEBI. Borrower is a person who borrows the security under the scheme through an approved intermediary of SEBI, and then the borrower that is the service receiver. तो lender कौन हो गया यहाँ पे? लेंडर कौन हो गया? सर्विस प्रोवाइडर हो गया, एंड ही इज अ सर्विस रिसीवर, करेक्ट। सो दिस बोरोवर इज द पर्सन हु इज रिसीविंग द सर्विसेज एंड हेंस दे विल बी लायबल टू मेक द पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, करेक्ट है। सो let us see a clarification regarding both the thing that let us see the clarification. This clarification you can read it on your own. I have already explained it to you. Now as far as the lending wala purpose is concerned, let me just explain this to you. In the above chart यहाँ पे एक diagram है आपके textbook के अंदर that you can see that is missing over here. So lender है, approved intermediary है, this is the chart. It looks like lender है, यहाँ पे एक lender है, this is giving securities to an approved agency, approved intermediary, and he is the borrower. Securities, correct. So lender is a person who deposits the securities registered in his name or in the name of any other person duly authorized on his behalf with an approved intermediary for the purpose of lending under the scheme, right है। ये बोलता है मेरे को lending करना है। Borrower is a person who borrows the securities under the scheme approved under the scheme of SEBI through an approved intermediary. Approved mediator is a person duly registered by the SEBI under the guidelines schemes through whom the lender will deposit the securities for lending and the borrower will borrow the securities, right है। So this is a platform जहाँ पे lender lending के लिए डालेगा और borrower borrowing के लिए आएगा। Clear है यहाँ तक? Now let us go and see further into this, right? So it may be noted that for the purpose of this GST Act, securities shall be having the same meaning as assigned to it under Securities Contract Act. So the definition क्या बोलता है of 2102 services is extracted as below. Services means anything other than goods, ये हमको पता है, other than money, other than securities, ये भी हमको पता है, but it includes activities relating to use of money, ये भी हमको पता है, और conversion of money by cash or by any other mode, or from one form to another form of currency or denomination to another form of currency, right, for which a separate consideration is charged, ये हमको पता है। इसके साथ साथ ये डेफिनेशन के अंदर एक एक्सप्लेनेशन दिया था, for the removal of doubt it is clarified that the services includes facilitating or arranging transactions in securities, very important। तो securities per se is not in the definition of services, but services के अंदर वो services आएंगी which is facilitating or arranging the transactions in this securities। तो इस केस में transaction क्या हो रहा है? lending का transaction हो रहा है। So जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है which who is facilitating or arranging this transaction, उसको सर्विस बोले जाएगा। So securities as defined in clause H of Securities Contract Act states that are not covered in the definition of goods and services under section 2102. Therefore a transaction in securities which involves disposal of security, that means transfer means मैंने पूरा right transfer कर दिया, is not a supply in GST and hence not taxable. So जब मैं securities transfer कर रहा हूँ Mr. A to Mr. B, that means there's a disposal of securities, that means मैं right को dispose कर रहा हूँ, then that particular transaction of moving the security from Mr. A to Mr. B is outside the scope and it is not taxable. The explanation which is added over here, right here, the explanation added to definition of services includes facilitating or arranging transactions in securities is only a clarificatory in nature and does not have any bearing on the taxability of services under discussion,
that is lending of securities in since past 17, but relates to facilitating or arranging transactions in securities, correct? So the activity of lending of security is not a transaction in securities as it does not involve disposal of securities, right है? तो मैंने खाली lending के लिए intermediary को दिया है, मैंने इसका title नहीं transfer किया है, right है? So transfer, that is not a disposal of securities, right? So the scheme, so this lending does not involve disposal of securities, right? So the scheme under securities lending scheme does not treat lending of securities as disposal of securities and therefore is not excluded from the definition of services, right? So because a disposal of securities nahi hua hai, therefore it is not covered in the definition of services and hence it can be classified as explanation जो दिया है facilitating or arranging transactions वाले point के अंदर, clear है? So the lender temporarily lends the securities held by him to a borrower and charges a lending fees for the same from the borrower, right है? मेरे पास स्टॉक मेरे डीमैट में पड़ा है, मैंने लेंडिंग में डाल दिया, उससे मैं कुछ उससे फीस चार्ज कर लूंगा. The borrower of securities can further sell or buy these securities and if is required to return the lended securities after stipulated period of time. So basically मैं मेरे स्टॉक को रेंट पे दे रहा हूँ for a particular period of time और जो उसका पर्सन जो borrower है he will have to return that security to me within a specified period of time and for which he is paying me rent, right? So the lending fees charged from the borrower of securities has a character of consideration and this activity is taxable in GST since 1st of July 2017, clear है? Apart from the above, the activities of intermediaries facilitating lending and borrowing of the securities for commission or fees are also a taxable services. So इसके लिए जो lending platform जो ये intermediary if he is charging some fees वो तो definitely उस पे fees आएगा, वो taxable services है, correct? So the supply of lending of security under the scheme is classifiable under 997119 and is leviable to GST at 18%, correct? Is this thing clear? For the past period from 1st July to 30th of September 2019, GST is payable under forward charge by the lender and the request may be made by the lender supplier to SEBI to disclose the information about the borrower for discharging the GST, right? Under forward charge. So 30th September तक क्या था, जो इसका lender है who is basically getting the consideration उसके ऊपर forward charge mechanism था. यहाँ पे क्या हो रहा है, see यहाँ पे एक lender है, मेरे पास शेयर्स पड़े हैं, मैं लेंडर हूँ, मैंने बोरोवर को दे दिया, बोरोवर इज गोइंग टू गिव मी अ रेंट, सो आई एम द सर्विस प्रोवाइडर एंड ही इज द सर्विस रेसिपिएंट. सो इसको ये सर्विस दी मैंने लेंडिंग का और इसने मुझे पेमेंट किया. सो पेमेंट करके साथ साथ मुझे 18% जीएसटी भी दिया, करेक्ट? सो मुझे इसका जीएसटी पे करना है. सो जब मुझे जीएसटी पे करना है, सो आई विल हैव टू गो एंड आस्क द सेबी कि ये किसके नाम पे जीएसटी पे करूं, राइट? आई हैव रिसीव्ड दिस मनी फ्रॉम हुम, करेक्ट? सो तो जीएसटी इज पेएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज बाय द लेंडर एंड द रिक्वेस्ट मे बी मेड बाय द लेंडर. तो मैं लेंडर क्या करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सेबी को टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द बोरोवर कि बोरोवर कौन है, सो दैट आई कैन डिस्चार्ज द जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज कि मैंने सर्विस किसको प्रोवाइड की. The nature of tax payable shall be IGST, right? Because it is an open market, तो IGST होगा. However, if the service provider has already paid CGST, SGST, UTGST, treating the supply as intrastate supply, such lenders shall not be required to pay IGST again in lieu of such GST payment already made. तो जब ये clarification आया, अगर उसके पहले इसको हर बार उसने CGST, SGST के अंदर पेमेंट किया, then also it is okay. It is not required कि उसको वापस से IGST पे करना पड़ेगा. Now, with effect from 1st of October 2019, the borrower of security shall be liable to discharge GST under RCM. तो जो borrower होगा, now he will have to discharge the security under RCM. The nature of GST to be paid shall be IGST under reverse charge mechanism. Very simple, no issue. So concluding the whole discussion, transaction of securities where there is a disposal of securities is not a supply and hence not taxable. Clear है? जब सिक्योरिटीज मिस्टर ए से बी के नाम पर ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन इट इज डिस्पोजल, तो फिर यहाँ मेरे पास डिस्पोज हो जाएगा, एक बी के पास चला जाएगा. सो इट इज इट ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज इज आउटसाइड एंड हेंस नॉट टैक्सेबल. सप्लाई ऑफ सर्विस बाय लेंडिंग सिक्योरिटीज, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय लेंडिंग अ सिक्योरिटीज, जीएसटी एप्लीकेबल एट 18%. क्लियर है? बिकॉज यहाँ डिस्पोजल नहीं हो रहा है. पोजिशन अप टू 30th September, FCM एप्लीकेबल एंड लेंडर इज लायबल टू पे टैक्स. Position from 1st of October 2019, RCM applicable and borrower liable to pay tax.
नेचर ऑफ सप्लाई ऑलवेज ट्रीटेड एज इंटरस्टेट एंड ऑलवेज पे IGST. क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? राइट है, यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को? राइट. सो नाउ टेकिंग अवर डिस्कशन फर्दर, ये लेंडर बोरोवर वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया. करेक्ट. नाउ सो हमने अभी तक 9.1, 9.2 एंड 9.3 देखा. 9.3 के अंदर में देखा था नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके ऊपर RCM वुड बी एप्लीकेबल. सो वी हैव डन इन डिटेल ऑफ द सर्विसेज एंड गुड्स जिसके ऊपर RCM एप्लीकेबल होगा. नाउ टेकिंग अवर डिस्कशन बैक टू द मेन टॉपिक, दैट इज अवर सेक्शन नंबर 9. सेक्शन नंबर 9 का 1 देख लिया हमने, 2 देख लिया हमने, 3 देख लिया हमने. राइट. सो देयर इज सेक्शन नंबर 9.4 ऑल्सो विच स्पीक्स अबाउट RCM on specified class of registered person. Specified class of registered person, registered person होंगे but specified class के होंगे with respect to supplies from unregistered person, and they are receiving the supplies, specific supplies from unregistered person. That means ये हम read करेंगे section 9.4 के अंदर. Correct. So let us jump to section number 9.4 and see. So 9.4 क्या बोलता है? RCM 9.4 is talking about RCM on specified class of registered person. On specified class of registered person. Registered person हर तरह के registered person नहीं, इसमें से एक specified class of registered person है. With respect to specified supplies, उसके बाद जो supply की हम बात कर रहे हैं वो भी specified है. राइट है. So specified क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर? Specified क्या क्या चीजें हैं? एक तो registered person का class है specified, रजिस्टर्ड सप्लाई का क्लास है स्पेसिफाइड, कौन सा सप्लाई होगा वो भी स्पेसिफाइड है. एंड दिस शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन. करेक्ट है. देन ओनली 9.4 विल बी एप्लीकेबल. सो लेट अस रीड दिस. द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, ये कोई भी चीज स्पेसिफाई करना नोटिफिकेशन देगा. नोटिफिकेशन कैसे होगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल होगा. अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन. राइट है. अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन who shall in respect of supply of specified categories of goods or services, goods and services भी specified categories के होंगे, और both received from an unregistered supplier, received from an unregistered supplier, pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods and services, or both, and all the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods and services. You already know this. correct है. तो ये सेम चीज है जो RCM का बोला गया. यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला गया स्पेसिफाइड क्लास, स्पेसिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन. सो व्हाट इज दैट? तो इसके अंदर खाली एक ही स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन है अभी एज ऑफ नाउ इट इज. सो वी विल रीड दैट कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. राइट है. कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को कैटेगराइज किया गया, ये जो पॉइंट है, स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ अदर देन services by way of grant of TDR, long term lease of land against upfront payment in the form of premium, salami, development or FSI, which constitutes the shortfall of minimum value of goods and services of both required to purchase by the promoter of construction project in a financial year or a part of the financial year till the date of issuance of CCFO, whichever is earlier. Then supplier of the goods or services, जो ये goods और services provide कर रहा है, he is the supplier who should be an unregistered person, और promoter ने अगर चीजें खरीदी है then he has to make the payment under RCM. क्लियर है. So don't worry, this particular topic we will be having one video completely of the real estate, जहां पे एक एक चीज समझाऊंगा मैं आपको. So as of now यहाँ पे क्या है? supply of such goods and services और both. राइट है. और कौन से गुड्स को निकाला है इसके अंदर से? सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ TDR. अगर TDR दिया है तो ये नहीं आएगा. लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड है तो भी ये चीज नहीं आएगा. राइट है. सो सप्लाई ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज विच कॉन्स्टिट्यूट्स द शॉर्टफॉल फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ. करेक्ट है. सो एक मिनिमम वैल्यू डिस्क्राइब किया गया है कि इतना वैल्यू उनको लेना ही पड़ेगा. करेक्ट. required to be purchased by the promoter for construction of a project in a financial year. Right. So in that situation 80% has to be taken from the registered person. So अगर 80% registered person से नहीं लिया गया है जो भी shortfall होगा, right, and if the supplier is an unregistered person, then the promoter is going to be called as the recipient and he is liable to make the payment under reverse charge basis. Right. Second notified goods क्या है? Cement falling under the chapter heading 2523. Right. So अगर सप्लायर सीमेंट का है एंड ही इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन,
then the promoter will have to make the payment under reverse charge basis. Clear hai? Is this thing clear? Capital goods falling under any chapter in the first schedule to Customs Tariff Act supplied to a promoter for the construction of a project on which tax is payable or paid tax rate prescribed, right? Supplier of capital goods अगर unregistered है और promoter है, then he has to make the payment under reverse charge basis, right? है very simple, clear है. So ये है specified category, basically promoters के लिए ही है. So who is the term? Let us see the term promoters. Promoter का मतलब क्या हो गया? The term promoter shall have the same meaning as assigned to it, correct, in the RERA Act, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट का जो प्रमोटर है, जो बिल्डर है, वही चीज यहाँ पे होगा. प्रोजेक्ट शैल मीन अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और अ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होगा या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए कोई मतलब नहीं है. द टर्म रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शैल हैव द सेम मीनिंग एट इंक्लूडेड इन द रेरा एक्ट. रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैज द सेम मीनिंग एज गिवन इन द रेरा एक्ट. The term floor space index shall mean the ratio of building to total floor area, gross floor area to the size of the piece of the land upon which it is built. So this particular topic of real estate, as of now, just don't get into it, because मैं इसका पूरा डिटेल डिस्कशन एक पूरा वीडियो में लूंगा जहाँ पे पूरा रियल एस्टेट को कवर करूंगा, राइट फ्रॉम चार्जिंग, RCM और जो भी सारी चीज़ें कंडीशन हैं इसके लिए मेंशन, राइट. सो एज ऑफ नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक पर्टिकुलर सेक्शन 9(4) है विच इज ओनली एंड ओनली फॉर द बिल्डर एंड स्पेसिफाइड चीज़ें हैं जिनके लिए उनको अगर उनको RCM कब पे करना है, इफ देर बाइंग दो स्पेसिफाइड गुड्स फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर, करेक्ट है. सो एज ऑफ नाउ जस्ट होल्ड ऑन फॉर दिस प्रोविजन. दिस विल बी डूइंग विद द टॉपिक ऑफ द बिल्डर्स का पूरा जो सेक्शन का हम रीड करेंगे, करेक्ट. Now taking a discussion to section 9(5) which talks about notified categories of services on which tax is payable by an e-commerce operator, right? अगर कोई टैक्स e-commerce operator से payable है, if such services provided through e-commerce operator, right? So let us see this कि ये क्या बोलता है, correct? So the government may on the recommendation. Now e-commerce operator कौन है? E-commerce operator are those people who are operating the platform जहाँ पे buyer seller meet करते हैं, correct? So the government may on the recommendation of the council by notification specify categories of services, the tax on intrastate supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it. So basically गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि एक e-commerce operator है, ऑपरेटर का मतलब इन्होंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, सो इसका मेंटेनेंस, ओनरशिप सब इनके पास है, इनके ऊपर सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, सर्विस रिसीवर आते हैं. सो द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज. ऐसा नहीं कि सारे के सारे सर्विसेज जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं सब पे GST RCM GST वुड बी एप्लीकेबल, राइट. सो the government would specify certain categories of services, the tax on the intrastate supplies of it, जिसका taxation होगा, shall be paid by the e-commerce operator. It shall be paid by the e-commerce operator. तो इसका जो taxation होगा, this is not paid by the recipient, provider or by the recipient, but the tax on those services will be paid by the e-commerce operator depending upon the transaction. If such services are supplied through it, right? So basically he is doing a matchmaking of the service provider and service recipient. So अगर वो services उनके e-commerce platform पे अगर हो रहे हैं, then the e-commerce operator will be liable to make the payment of this particular GST. And all the provisions of this act shall apply as if such e-commerce operator is the person or the supplier liable for making the payment of taxes, correct? So proviso, where the e-commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such e-commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax. अभी समझो कि उबर था, उबर के टाइम पे क्या हुआ, उबर was not having an office in India, but there was a person who is representing Uber in India. So that person का जो taxable territory है, he will become liable to make the payment of taxes, correct? Where an e-commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory and also he does not have a representative in the said territory. अब without representative तो काम हो नहीं सकता. अगर representative भी नहीं है, it is completely automated, then such e-commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying the tax and such person shall be liable to pay the tax, right? So अगर e-commerce operator है, प्लेटफॉर्म है, ये बोलता है कि मेरे पास तो कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी, मेरा खाली एक बंदा है जो ये काम कर रहा है जिसको मैं फॉरेन से पैसा दे रहा हूं, सो ही इज रिप्रेजेंटिंग दैट कंपनी, सो दैट पर्सन इज बिकमिंग द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, करेक्ट?
सिमिलरली ये बोलता है कि मेरे पास तो कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, ऑटोमेटिक चल रहा है, देन इफ यू वांट टू ऑपरेट देन यू विल हैव टू अपॉइंट एन रिप्रेजेंटेटिव हु विल बी लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, करेक्ट. So e-commerce has a physical presence in taxable territory. E-commerce operator liable to pay tax. खुद का ऑफिस है. E-commerce operator does not have a physical presence in taxable territory. Any person who is representing such e-commerce operations for any purpose, हाँ, अंडरस्टैंड, एनी पर्पस के लिए, मार्केटिंग के लिए हो, कोई भी चीज के लिए हो, राइट, इन टैक्सेबल टेरिटरी ही इज लायबल टू पे. If e-commerce operator has neither physical presence nor any representative in taxable territory, then the e-commerce operator shall appoint a person in taxable territory for the purpose of this, and such person shall be liable. Clear है? Now, अब ये जहां पे बोला है कि notified categories of services, right? So what are those notified categories of services? Let us see this. यहाँ पे जो इन लोगों ने बोला है कि notified specified categories of services. So what are these notified categories of services? Services provided. So there are three kind of notified services. Services provided by way of transportation of passengers, right? अगर कोई e-commerce operator ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, देन वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर आएगा जिसको जीएसटी पेमेंट करना है. नोटिफाइड सर्विसेज कौन सा है? फॉर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, करेक्ट है, लाइक गोवा, बीबो, ओयो रूम एक्सेट्रा. सो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. होटल्स एक जगह पे हैं, बायर्स एक जगह पे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ अकोमोडेशन, राइट. ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात करते हैं देन इट इज लाइक ओला, उबर, रैपिडो. दैट मीन्स जो सर्विस रेसिपिएंट है वो एक जगह पे है, सर्विस प्रोवाइडर जो एक जगह प्लेटफॉर्म पे है, दे आर जस्ट मिक्सिंग देम, दे आर जस्ट मैच मेकिंग देम. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग लाइक अर्बन क्लैब, हाउस जॉय, हु आर गिविंग दिस सर्विसेज. सो यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी सर्विसेज हो रही हैं, जो भी बुकिंग्स हो रही हैं, उसके ऊपर जो जीएसटी होगा, दीज पर्सन आर लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ जीएसटी, करेक्ट है. So let us go one by one. Services by way of transportation of passengers by a radio taxi, which is a two-way communication that the central office through GPS and GPRS, right? So transportation of passenger हो रहा है through radio taxi. Radio taxi का मतलब क्या हो रहा है? It's a two-way communication. That means यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है, that means the taxi driver, technically speaking, right? टैक्सी ड्राइवर, और सर्विस रेसिपिएंट कौन है? जो पैसेंजर है, करेक्ट. सो इन लोग को एक दूसरे के बारे में कम्युनिकेशन कैसे मालूम पड़ता है? जीपीएस के थ्रू, जीपीआरएस के थ्रू, कि ये पर्सन यहाँ पे लोकेटेड है, इसको यहाँ से पिक करना है, यहाँ पे ड्रॉप करना है. सो दैट इज अ टू वे कम्युनिकेशन. मुझे भी ये मालूम पड़ता है कि ये टैक्सी ड्राइवर इतने मिनट में पहुंचेगा, अभी यहाँ पे, करेक्ट है. सो व्हेन दिस प्लेटफॉर्म इज बुकिंग सच रेडियो टैक्सीज, राइट, in which motor cab, that is motor vehicle to carry greater than 6% and less than 12% excluding driver on hire or reward, or maxi cab, that is motor vehicle to carry less than 6% excluding driver, or motorcycle, that is Ola, Uber, then in such situation these platform, that is Ola, Uber, Rapido, will be liable to make the payment of GST of all the transactions happening on this particular platform. Why? Because these service providers are an individual service provider और इनको कैच करना डिपार्टमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है, करेक्ट. सो दीज पर्सन्स हु आर प्रोवाइडिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज थ्रू रेडियो टैक्सीज. रेडियो टैक्सी का मतलब क्या होता है? जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रेसिपिएंट, इट इज थ्रू जीपीएस और जीपीआरएस, राइट. सो अगर इन लोग ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, देन दीज प्लेटफॉर्म, दीज ई कॉमर्स ऑपरेटर्स विल हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ जीएसटी. कर्नाटका का डबल ए आ रहा है, एडवांस रूलिंग का है. वेदर द मनी पेड बाय द कस्टमर टू द ड्राइवर ऑफ द कैब, बहुत बार हम ड्राइवर को कैब डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं, फॉर द सर्विस ऑफ द ट्रिप इज लायबल टू जीएसटी. एंड वेदर द कैब कंपनी एप्लीकेंट, जो कैब कंपनी है, is liable to pay GST on this amount? That is the question. The answer is the cab company shall be deemed to be the supplier liable to pay tax in relation to the supply of such services by taxi operator. The cab company is liable to pay tax on the amounts billed by him on behalf of the taxi operators or to the service provider in the nature of transportation of passengers through it, right? So I'm so sorry, आज बहुत चिली है यहाँ पे वेदर. So whether the service recipient is making the payment in form of cash also to the taxi driver, but इसका बिल कौन जनरेट कर रहा है? ओला उबर ही जनरेट कर रहा है. So this is technically a services provided by this Ola Uber company and they are liable to pay the taxes. Clear है? Is this thing clear? No issue. Second notified category of services क्या है? Services by way of providing accommodation, right? In any hotel, in guest house, clubs, campsite, other commercial places meant for residential or lodging purpose.
except where the person supplying such services through e-commerce operator is liable for registration under section 22(1). Example, GoIbibo, Oyoroom, etc. करेक्ट है? सो अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर GoIbibo में रजिस्टर करता है, ओयो में रजिस्टर, सपोज आई एम एन इंडिविजुअल, आई हैव अ फ्लैट विच आई कैन रेंट ऑन द ओयो रूम, राइट है? सो मैं सेक्शन 22(1) के अंदर एज अ सप्लायर ऑफ सर्विस रजिस्टर करने के लिए लाइबल नहीं हूं, करेक्ट? सो in that scenario, if my room is getting booked through Oyo room, then the Oyo will be responsible for making the payment of GST, correct? But in case if I am into the business of hotel and I have taken the registration separately, so मैं already registered on 22(1) के अंदर, then in that scenario this Oyo room will not be liable to make the payment of GST. But as an individual, I just have one room and I'm not liable to get registered under the Oyo, under GST. So Oyo will be making the payment of GST on my behalf, right? So whenever I am applying that I have a place, so they will ask me whether you are registered or not. इफ आई एम रजिस्टर्ड तो फिर मेरा जीएसटी मैं खुद पे करूंगा. इफ आई एम नॉट रजिस्टर्ड तो फिर मेरा जीएसटी कौन पे करेगा? ओयो पे करेगा. क्लियर है? सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, दैट मीन अर्बन क्लैप में मैं बुकिंग करता हूँ कि मुझे प्लम्बर चाहिए, एक्सेप्ट विद द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. सेम चीज है यहाँ पे भी. सो एज ए प्लम्बर व्हेन आई गो एंड रजिस्टर माई सेल्फ एट द अर्बन क्लैप, तो अर्बन क्लैप वाला पूछेगा कि बॉस क्या आप रजिस्टर्ड हो? अगर रजिस्टर्ड हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर दे दो, फिर आप जीएसटी पे करो. अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो देन आई विल पे जीएसटी ऑन योर बिहाफ. क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? नाउ लेट अस एनालाइज द सिचुएशन. Manju is a taxi driver. Manju is a taxi driver supplying through Ola, right? So yes, the service is notified under section 9(5) and e-commerce is liable. Raghu, a plumber, provided services through Urban Clap, right? So yes, the service is notified under section 9(5). E-commerce operator is liable if supplier is unregistered. अगर supplier unregistered है तो कौन liable है? E-commerce operator. Anirudh, a carpenter, provided through House Joy. Yes, ये भी इसके अंदर सर्विस नोटिफाइड है. और अगर अनिरुद्ध अनरजिस्टर्ड है तो फिर हाउस ऑफ जॉय इज लायबल टू मेक द पेमेंट. पवन इज रनिंग अ होटल थ्रू ओयो रूम. यस, द सर्विस इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) एंड ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल फॉर इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड. स्नेहा इज प्रोवाइडिंग ब्यूटी सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन अर्बन क्लैप, राइट? स्नेहा इज प्रोवाइडिंग द ब्यूटिशियन सर्विस, राइट, थ्रू अर्बन क्लैप, राइट? सो यहाँ पे नो, द सर्विस इज नॉट नोटिफाइड सर्विस अंडर 9(5), इट इज कंसिडर्ड एज स्नेहा सप्लाई. करेक्ट? इज दिस थिंग क्लियर? सो यहाँ पे खाली हाउस कीपिंग सर्विसेज को बोला है, ना ही ब्यूटिशियन सर्विसेज को, राइट? सो अर्बन क्लैप के अंदर अगर खाली जो हाउस कीपिंग सर्विसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्बन क्लैप के सारे सर्विसेज नहीं, अर्बन क्लैप के अंदर खाली हाउस कीपिंग के जो सर्विसेज है लाइक प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, दोज काइंड ऑफ सर्विसेज, दोज आर ओनली नोटिफाइड सर्विसेज जिसके ऊपर जीएसटी ई-कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना पड़ेगा. क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? राइट? नाउ issue whether homestay is providing accommodation through e-commerce operators below a threshold limit are exempt from taking registration. Now मेरा एक होम स्टे है गोवा के अंदर, मेरे पास, सॉरी 1 सेकेंड, मेरे पास एक होम स्टे है, घर है, जहां पे मैं बोलता हूं कि पीपल कैन कम एंड स्टे. सो आई एम प्रोवाइडिंग दिस अकोमोडेशन थ्रू एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर और मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है नहीं, बिकॉज मेरा कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होता है, मेरा सिर्फ 1-2 ट्रांजैक्शन होता है. सो will I be exempt from taking registration? Notification number 17 क्या बोलता है? Has been issued making e-commerce liable for payment of GST, right? In case of accommodation of service provided in hotel, inns, guest house or other commercial places meant for residential or lodging purpose, provided the person having turnover below 20 lakhs or 10 lakhs in special category state per annum and thus not required to take registration under section 22(1). Such person, even though they provide services through e-commerce operator, are not required to take registration in the view of the section 24(9) of the CGST Act. करेक्ट है? सो यहाँ पे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा एक इंडिविजुअल फ्लैट है, इट्स अ होम स्टे इन गोवा, करेक्ट? सो मेरे पास और कोई बिजनेस ही नहीं है, मैं इसको रेंट पे चढ़ाता हूँ, सो मेरा और कोई टर्नओवर ही नहीं है. सो वेदर am I required to take registration if I am supplying services through OYO? That was the clarification required. तो clarification क्या बोलता है कि unless and until you are not required especially as per section 22 or 24, then you not take the registration. अब मेरा टर्नओवर ही नहीं है तो मैं क्यों रजिस्ट्रेशन लूंगा? So in that scenario, whatever transaction is happening on the OYO room is responsible for making the payment of GST. क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है लाइक अर्बन क्लैप, OYO रूम और योर ओला,
करेक्ट है. So these people make the connection of service provider and service recipient. करेक्ट. सर्विस रेसिपिएंट को इन लोग की बिल करेंगे और इन लोग सर्विस रेसिपिएंट विल मेक द पेमेंट टू देम एंड दे विल इन टर्न मेक द पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर. करेक्ट, राइट. और एल्स सर्विस रेसिपिएंट कैन डायरेक्टली मेक द पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर बट द बिलिंग इज थ्रू दीज पीपल ओनली. करेक्ट. सो दे आर अल्टीमेटली द सप्लायर एंड दे विल हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ जीएसटी. क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? तो 9(5) ने क्या बोला? नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, फॉर द पर्पस ऑफ अकोमोडेशन, जहां पे जो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है वो रजिस्टर्ड नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ हाउस कीपिंग ओनली एंड ओनली, जहां पे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, then in that situation the e-commerce platform is liable to deduct the payment of the GST. clear hai? Is this thing clear? right hai? right. so this is what is there as far as your GST is concerned, jahan pe charging section ki baat ho rahi thi. Same thing is there when you read this particular concept of same thing in IGST. You can please go through this section number 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(5), right? Same thing is there what we have read in section number 9, 1, 2, 3, 4 and 5. Same thing is there. So nothing to worry, you can just go through it. Rest everything I have covered as far as this charging section is concerned, charge of GST is concerned, right? So next chapter we'll be doing composition. So few chapters from now onwards we'll be doing from the Bazooka book, because in the Bazooka book I have covered extensively, so that you know कि this chapter you can do it from Bazooka book only. correct? So till that time, take care, tata, bye bye.